Hello learners, this is me Mubashir, and as you all know we have discussed the definition of psychology as the science of soul in our previous video, and today we will discuss about the psychology as the science of mind. So let's start. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने हमें साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट दिया था, ऐसे ही हमें ग्रीक फिलोसोफर्स ने साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड का भी कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने माइंड को डिस्क्राइब किया एज अवर फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद ग्रीक फिलोसोफर्स ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। इसमें सबसे पहली और जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो प्लाटो की है। प्लाटो ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ड माइंड का, सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल करने वाला प्लाटो ही था। इसके बाद अगर हम लफ्ज़ माइंड का मतलब देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, या हमारा जो कॉन्शियस है, इस सारे फंक्शन को जो हम काउंट करते हैं वो हम माइंड में काउंट करते हैं। हम इन फंक्शंस को एज अ माइंड कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन थी कि एरिस्टोटल ने बताया था कि माइंड एज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। इन्होंने ये दिया था कॉन्सेप्ट, और उन्होंने बोला था कि माइंड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी, और इसकी वजह से हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो अफेक्ट होते हैं। इन दोनों के बाद जो हमारे पास बड़ा नाम आता है वो जॉन लूक का आता है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि साइकोलॉजी को, और मतलब कि इन्होंने जो है माइंड को और सोल को, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग कंसीडर किया था। इनको दोनों को अलग से क्लासीफाई किया गया था और बताया था कि सोल जो है वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है और जो माइंड है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और इनकी जो एक मशहूर और बहुत ही ज़्यादा फेमस नोशन थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी टेबुला रासा। अब टेबुला रासा को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ डेफिनेशन। तो इस सर्किल में टेबुला रासा की हमारे पास डेफिनेशन पड़ी है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो यही टेबुला रासा की डेफिनेशन है कि ब्लैंक, जब हम पैदा होते हैं जॉन लूक के हिसाब से, कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है वो ऐसे ब्लैंक होता है लाइक दिस सर्किल। हमारे पास जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं इस दुनिया में और हम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो उसके जो प्रिंट्स हैं वो हमारे माइंड में रीड होते जाते हैं। हम उन एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और ये एक ब्लैंक सर्किल एज ए माइंड जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो फिलअप होता है और हमारा वैसा ही बिहेवियर आता है। सो 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी हमारे पास एक सेपरेट डिसिप्लिन बनकर इमर्ज हो रहा था, और तब इसको डिफाइन किया गया एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। तो इन सबके बाद जो हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन आती है वो आती है विलियम वुंड की। तो वुंड की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि इन्होंने फर्स्ट लेबॉर्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इन्होंने भी साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड ही कंसीडर किया था। इन्होंने भी एज अ साइंस ऑफ माइंड ही डिफाइन किया था। तो इन्होंने और एक और साइंटिस्ट थे टिचनर, उन्होंने मिलके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने का काम किया था, और इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे मेंटल प्रोसेसेस के, वो हमारे पास स्क्रीन पे हैं। चलें हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक, वो है कंप्लीट यूनिट। इन्होंने माइंड को डिफाइन किया एज अ कंप्लीट यूनिट। माइंड जो है वो एक मतलब के टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे हम बोलते हैं ना कि फीलिंग्स, इमोशंस, कॉग्निशन, रीजनिंग, तो हम सब इन प्रोसेसेस को अलग अलग टुकड़ों में काउंट करते हैं। तो इन्होंने बोला था कि ये माइंड जो है वो टुकड़ों में नहीं बल्कि एज अ वोल फंक्शन करता है। तो इन्होंने माइंड का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया था वो यही बताया था कि माइंड इज़ अ कंप्लीट यूनिट। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था वो ये इन्होंने बयान किया कि जो माइंड है वो ब्रेन की तरह मैटर नहीं है, एक कोई भी फ्लैश मैटर नहीं है। वो जो है मतलब कि हम उसको टच नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे हम ब्रेन है, अगर उसको हम टच कर सकते हैं उसके फंक्शंस को हम समझ सकते हैं, तो माइंड का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो नॉन मैटर था। हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हम उसको देख भी नहीं सकते, तो हम उसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते थे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो आ जाता है एक्टिव। तो माइंड जो है वो एक्टिव रहता है हमेशा बगैर किसी गैप के। इन्होंने तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये बताया हमें। अब जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक था
वो ये था कि माइंड में जो है वो कंटिन्यूटी के साथ काम करता है, मतलब कि बीच में कोई भी गैप नहीं आता। हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो रुकते नहीं हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो होगा मतलब कि रुकेगा नहीं, सब चलता रहेगा, कंटिन्यूटी है उसमें। और जो आखिरी पांचवा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सब्जेक्टिव, मतलब कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं वो सिर्फ हम ही फील कर सकते हैं, मतलब कि पर्सनल है, कोई और इसको ना जज कर सकता है, ना इसको फील कर सकता है, ना समझ सकता है। फिर वक्त के साथ इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स ये थे कि हम जो है माइंड को टच नहीं कर सकते और हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हैं, जो कि साइंस का बेस है। तो इसके क्रिटिसिज्म का दूसरा पॉइंट ये था कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूटी के साथ चलते रहते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इस वजह से इस डेफिनेशन को भी कैंसिल किया गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। थैंक यू।